नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस बार का विधानसभा चुनाव बूथ बूथ वोटर के साथ वर्चुअल वर्ल्ड पर भी लड़ा जाएगा। और बात जब भी आभासी दुनिया की हो तो बीजेपी अपर फ्रंट पर नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी अब संगठन सिस्टम को फुल प्रूफ बना रही है। मांडू में प्रशिक्षण वर्ग के दौरान लॉन्च संगठन ऐप 2.0 इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पदाधिकारियों की मनमानी पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। बूथ से प्रदेश तक सभी को करनी होगी टास्क निपटाने के बाद रियल टाइम रिपोर्ट। ऐप का एक्सेस पदाधिकारियों के पास रहेगा। मतलब जिम्मेदारी अगर झाबुआ की है तो झाबुआ से काम करना होगा। भोपाल में आरामदायक कमरे में बैठकर फोटो डालने से काम नहीं चलेगा। ऐप में अपलोड जानकारी को मुख्यालय स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा। सारी रिपोर्ट मिलाकर महा रिपोर्ट तैयार होगी भोपाल में। इतना ही नहीं, दिल्ली से भी रिपोर्ट और महा रिपोर्ट पर नजर रखने की व्यवस्था है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई ने एक डिजिटली एक नया प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। संगठन ऐप, जिसमें बूथ विस्तारक योजना में हमने बूथों का डिजिटलाइजेशन किया था, उसी संगठन ऐप के माध्यम से एक तो हमारे पदाधिकारियों के प्रवास, दूसरा कार्यक्रमों की रियल टाइम रिपोर्टिंग। मान लो बूथ स्तर का कार्यक्रम हमने तय किया प्रदेश से कि किसी दिनांक को किसी गतिविधि को आयोजित किया जाना है, तो उसी दिनांक को उसी समय बूथ के अध्यक्ष या संबंधित कार्यकर्ता वो रिपोर्टिंग सीधे प्रदेश के लिए कर पाएंगे और ऐप के माध्यम से करेंगे, रियल टाइम कर सकते हैं। इस डिजिटल संग्राम से बेफिक्र कांग्रेस अपने अलग ही कॉन्फिडेंस में है। उसे उम्मीद है 2018 जैसी कामयाबी की। सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या किया? लूट चुकी है पूरी भारतीय जनता पार्टी 18 सालों में। अब कौन सा ऐप बनाएगी भारतीय जनता पार्टी? उनके नेताओं की कई सीढ़ियां बाजार में हैं। अब कौन सा ऐप चाहिए उनको? ऐप जनता बना चुकी है और जनता के ऐप में कमलनाथ जी का एक वोरा बैठ चुका है और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। आप तो वो ऐप बनाइएगा और वो आप दिखाइएगा कि जब इनके सारे भ्रष्ट लोग कमलनाथ जी की सरकार में जेल जाएंगे तो वो तस्वीर दिखाइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से अपने हाथ को खुला नहीं रख पा रहे हैं। तो इनके सारे ऐप धरे रह जाएंगे और ये भ्रष्टाचारियों की सरकार दिन गिन रही है। बीजेपी की आक्रामक कार्यशैली ही उसे अलग बनाती है। न सिर्फ मैदानी मजबूती बल्कि आभासी दुनिया में भी बीजेपी अपना लोहा मनवा चुकी है। इसीलिए मैदान मार ले जाने की उसकी कला कांग्रेस को कई चुनावों में किलपने पर मजबूर कर चुकी है। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए बीजेपी ने एक नया सिस्टम क्रिएट किया है। मांडू में हुए बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में जिस संगठन ऐप को लॉन्च किया गया, उसे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। राजशाही से लेकर लोकशाही, दौर कोई भी हो, लेकिन जय विलास पैलेस का दम हर दौर में बरकरार रहा। सियासत की यही पावर सेंटर एक बार फिर सुर्खियों में है। पैलेस फिर गवाह बनेगा। फिलदौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हस्ती और पावर एक साथ दरबार हॉल में। सोलह अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं। ग्वालियर में अमित शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर के इस जय विलास पैलेस में आएंगे। जय विलास पैलेस में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त अमित शाह बिताएंगे। आपको बता दें कि आज 4000 करोड़ से ज़्यादा कीमत रखने वाला जय विलास पैलेस अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। तो मिसाल बनने जा रहा है महल। इस दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती की मेहमान नवाजी करेगा ये पैलेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंधिया के बुलावे पर पहुंचेंगे जय विलास। सिंधिया की सक्रियता का आलम यह है कि खुद तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं।
400 कमरों में फैले वैभव के साथ साथ और चांदी की रेलगाड़ी इस बार राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत देखेगी। इस महल में लगभग 1.5 घंटे का वक्त गृह मंत्री अमित शाह बिताएंगे और यहाँ अमित शाह की मेजबानी करेंगे सिंधिया परिवार के सदस्य। और यहाँ अमित शाह एक गैलरी का भी अवलोकन करेगा जो सिंधियाज, इसके अलावा जो मराठा है उनका किस तरह का योगदान रहा है भारत की आज़ादी से लेकर पुराने भारत की लड़ाइयों को लेकर, उन सबको लेकर यहाँ कार्यक्रम किया जाएगा। तो बहुत बेहद भव्य ये दौरा रहेगा। हमारे साथ अरुणांशी, किस तरह से अमित शाह यहाँ आएंगे और क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? महोदय, जो अमित शाह जी का यहाँ पर आना हो रहा है और जो अन्य गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पर आना, हमारे मेहमानों का आना हो रहा है, उससे हमको बड़ी खुशी है। और ये खुशी इस बात के लिए है क्योंकि जो हमने गैलरी बनाई है वो एक विचारधारा को समर्पित है। वो विचारधारा है स्वराज की, और ये स्वराज की विचारधारा ने भारतीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महादजी सिंधिया से लेके अनेक जो मराठा राजवंश रहे, होड़कर, नेवालकर, भोसले, इन सब को प्रेजेंट करना, दिखाना कि ये बच्चों तक पहुँचे। शाह सिर्फ शाही अंदाज की मेहमान नवाजी का लुत्फ नहीं लेंगे, बल्कि मराठाओं और सिंधिया की शौर्य गाथा दिखाती गैलरी का लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें शिवाजी से माधवराव तक का जिक्र है, चाहे देश की लड़ाई हो या समाज की सेवा। यही हमारी ईश्वर से आशा है कि हमारे स्वराज की जो गाथा है, खासकर हमारे ग्वालियर के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो सहयोग रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्वराज में सिंधिया परिवार के माध्यम से, वो बच्चे तक पहुँचे और इसका प्रचार प्रसार। 3 दिनों से ग्वालियर में डटे हैं सिंधिया, कह रहे हैं कि गृहमंत्री के दौरे से ग्वालियर का विकास होगा। जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है गृह मंत्री जी के यहाँ से, उस कार्यक्रम का पालन होगा। एयरपोर्ट का भूमि पूजन है, मेला ग्राउंड में सभा है, संग्रहालय में एक गैलरी की शुरुआत है, लोकार्पण है। और मुझे विश्वास है कि जो सौगात गृह मंत्री जी ग्वालियर को देने जा रहे हैं नए टर्मिनल बिल्डिंग के रूप में, उससे ग्वालियर की विकास नई ऊंचाइयों को छुएगी। शाह का दौरा कई मायनों में खास है। ये सिर्फ जय विलास का जलवा दिखाने की कोशिश नहीं, ये दौरा कई जलवों का असर कम करेगा और कईयों को जलवेदार बना देगा। यकीन जानिए, जय विलास के 1.5 घंटे दिल्ली से भोपाल तक कईयों की नींद के घंटे कर रहे हैं कम। इसीलिए समझिए क्यों है खबर में दम। इस महल का वैभव तो देखेंगे ही, साथ अमित शाह यहाँ करीब 1.5 घंटे रुककर सिंधिया और मराठाओं के भारतीय इतिहास, भारतीय आज़ादी और देश की रक्षा की लड़ाई के जो महत्वपूर्ण कालखंड है, उस कालखंड की तस्वीरें भी यहाँ देखेंगे। तो अब इस महल में तैयारियाँ हो रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो उन्हें मराठों का एक गौरवशाली इतिहास इस महल में देखने के लिए मिलेगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। आदिवासी 2023 से 2024 तक अगर सबसे ज्यादा कोई शब्द इस्तेमाल होना है तो वो यही है। वजह भी है क्योंकि विकास से कोसों दूर रहने वाला आदिवासी सियासत की धुरी है, हर कोई उसे साधना चाहता है। मध्य प्रदेश में यही आदिवासी 47 पर मुख्य भूमिका और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चंद महीने ही बाकी रह गए हैं, लिहाजा कांग्रेस ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस का फोकस एक बार फिर से आदिवासी बाहुल्य इलाकों में है, क्योंकि बीते चुनावों में यहीं पर बेहतर प्रदर्शन करके कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि भाजपा भी ट्राइबल बेल्ट को साधने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस बार आदिवासी समाज किस पार्टी के साथ खड़ा होकर उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है। सूबे ही नहीं, पूरे देश की सियासत ही मानो वन पुत्रों के इर्द गिर्द घूम रही हो। चुनावी दौर में पार्टियों की आदिवासी चिंता दर्शनीय होती है, बाकी समय शोचनीय, चिंतनीय, दयनीय आदि रहती है।
तो कुल जमा ये कि बीजेपी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है ट्राइबल बेल्ट को अपने पाले में करने के लिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासी नेताओं और विधायकों को ट्राइबल बेल्ट का दौरा करने और आदिवासियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगले 6 महीने के लिए कैलेंडर प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। कांग्रेस की कोशिश है रिपीट ऑफ 2018, जब 47 में से 30 पर उसे कामयाबी मिली थी। कमलनाथ जी के साथ साथ निर्देश थे कि जो आदिवासियों की अपेक्षा है हमारी पार्टी से, हमारे लोगों से, हमारे नेता से, उनको किस तरह से उस पर खरे उतर सकते हैं और किस तरह से आदिवासियों को ये लगना चाहिए कि हम ताकत से उनके मुद्दों पर ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसमें उन्हें सारे विधायकों को निर्देशित करा है, सभी संगठनों को, जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं उनको निर्देशित करा है कि आप ज़मीन पर जाएं, संपर्क करें, सारे जितने भी आदिवासी संगठन हैं उनसे भी संपर्क करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो पार्टी आदिवासियों का शोषण कर रही है, आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, चाहे हमारा लटेरी कांड ले लें जिसमें गोलियां मार दी, विश्व आदिवासी दिवस के दिन गोलियों से छलनी कर दिया आदिवासी को, ऐसी बीजेपी की सरकार आदिवासी के हितैषी क्या होगी? बीजेपी अपनी योजनाओं के सहारे है तो कांग्रेस रोजगार, शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दे बुन रही है। इन सब के बीच जैस है जो इस जाल को और जटिल बना रहा है। बीजेपी की पूरी राजनीति पिछले साल से वनपुत्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। मांडू से लेकर मोदी और शाह के भोपाल दौरे तक विश्वास सारंग कॉन्फिडेंट है। अच्छा रहता कि कमलनाथ जी इस तरह का मास्टर प्लान उस समय बनाते जब वो सरकार में थे। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों के कल्याण की जो योजनाएं थी वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। कमलनाथ जी हो या कांग्रेस हो, वो केवल चुनाव के वक्त किसी वर्ग के पीठ पर थपथपा के उस वर्ग को अपनी तरफ लाने का प्रयास करती, पर चाहे वो मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, वो ये जान चुकी है। बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। तो सवाल यह है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में ईडी के कार्रवाई पर क्यों मचा है सियासी संग्राम। देखिए खबर में दम है। आयकर विभाग के इनपुट के आधार पर ईडी ने छत्तीसगढ़ में दबिश देकर 3 आईएएस समेत कई अधिकारियों को अपनी जद में ले लिया है, जिसके बाद से सूबे की सियासत गर्मा गई है। पहले साबित करो या माफी मांगो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी का सियासी बोल दोनों ओर से परवान चढ़ा। दोनों ओर से प्रमुख नेताओं ने मोर्चा संभाला। एक तरफ पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ खुद सीएम ने मोर्चा संभालते हुए जुबानी तीर चलाए। लेकिन साबित करो माफी मांगो के बाद अब बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। ईडी के कथित प्रेस नोट के बाद बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, सिर्फ उजागर नहीं हुआ है, उस पर मुहर लगी है। और जितने विभाग हैं, जिन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो मुख्यमंत्री जी का अपना विभाग, खनिज विभाग। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री जी को भी तत्काल प्रदेश के हित में इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी की ओर से सीएम के इस्तीफे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। ईडी के प्रेस नोट की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि 2 दिन पहले जिस बात का जिक्र रमन सिंह ने किया था, कथित प्रेस नोट में हूबहू वही लिखा गया है। वहीं सीएम के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि इस पूरे मामले से सीएम का कोई लेना देना नहीं है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, वक्त आने पर उन पर नियम के अनुसार कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। 3 दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो आरोप लगाए थे, ईडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूबहू बल्कि शब्दशः उन्हीं आरोपों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, एक अखबार ने आज फ्रंट पेज में छापा है कि रात को 1 बजे तक ईडी की तरफ से कोई भी अधिकृत प्रेस नोट नहीं आया था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जरूर ईडी के प्रेस नोट को सोशल मीडिया में वायरल किया। इससे यह साफ हो रहा है कि जो ईडी की कार्रवाई है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी
इसके छत्तीसगढ़ के नेता, केंद्र के नेता और ईडी की मिली जुली साजिश है। जहाँ तक मुख्यमंत्री के इस्तीफे का सवाल है तो मुख्यमंत्री का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सूबे के चुनावी मौसम में मुद्दों की तलाश में जुटी बीजेपी को ईडी ने बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठाकर मुद्दे को अब नया रंग दे दिया है। ईडी की कार्रवाई पर सरकार पे हमलावर बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा तो पलट के कांग्रेस ने भी ये कह दिया कि ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी के इशारों पे ही चल रहा है और मुख्यमंत्री का पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ईडी के नाम पे जारी सियासत का अंत कहां होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी को ईडी की कार्रवाई के बाद बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे लेके लगातार उस सरकार पे हमलावर दिखाई पड़ रही है। अब इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा ये वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच रार मची है। दरअसल हाल ही में ईडी ने कार्रवाई करते हुए एक आईएएस अधिकारी और 2 कोल कारोबारियों को गिरफ्तार किया। साथ ही खबर यह भी है कि ईडी के रडार में कई और आईएएस अधिकारी भी हैं। अब इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें हम लोग, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं उसको गेहूं के साथ घूम क्यों पीस रहे हैं आप? और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है? छत्तीसगढ़ के जब तक चुनाव संपन्न नहीं रहेगा ये सारे लोग यहीं रहेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि ईडी अपनी जानकारी के आधार पर एक्शन लेती है, लेकिन ऐसे में सरकार को बुरा लग क्यों रहा है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम किस पैसा डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के जेब में, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती है वो पैसा उगल रही है। अधिकारियों के को गिरफ्तारी हुई है, कितना उसमें सीज हुआ है बारीकी से मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन जो निकल रही है आखिर कहाँ से निकल रही है? और भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उसको किसी एजेंसी के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। एजेंसी काम करती है स्वतंत्र होकर के, और मुझे लगता है उसमें वाद प्रतिवाद के भी स्थिति आने के कोई प्रश्न नहीं है कि जिसके लिए ये जो बातें हो रही है वो अपना काम करे, बाकी अपना काम करेंगे अधिकारी, हम अपना काम करेंगे। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में ईडी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जाहिर तौर
पे ईडी के निशाने पर कई आईएएस ऑफिसर हैं और देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई और सामने आती है और क्या और लोगों की भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस बीच जरूर ये है कि लगातार राज्य और सरकार और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर दोनों ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें सामने आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में ईडी केंद्र में है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।